Illustration 2. Enter the following transaction in the books of Supriya, the owner of the business. यहाँ पर सुप्रिया कौन है? Owner of the business है. Means in short समझिए कि हम लोग यहाँ पर as a accountant work कर रहे हैं. याद है कभी भी हम अकाउंट कर रहे हैं ना, अगर अकाउंट के हम ट्रांजैक्शंस कभी लिखेंगे तो सोचना कि आप खुद ही क्या एक अकाउंटेंट है, तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा. हम किसके यहाँ पे? सुप्रिया हमारे ओनर है, इन्हीं के यहाँ पे अभी हम अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं. चलिए, तो अब यहाँ पर उनके बिजनेस की रिगार्डिंग कुछ ट्रांजैक्शंस हमको दिए हुए हैं, जिसकी यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? एंट्री मींस जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री हमें लिखनी होगी. चले, देन क्या बताना? जर्नल एंट्री सब ट्रांजैक्शन की लिखनी. हमने इससे पहले वाले में देख चुके कि किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल के अंदर किस तरीके से लिखा जा सकता है, वो हमने देखा है. देन क्या दिया है क्वेश्चन में? 2014 का हमें डेटा दिया गया है, जनवरी 8 से ट्रांजैक्शंस बताया गया. यहां पर मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं और इस पेज पे हमने आंसर्स रखे हुए, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर यहीं से सॉल्व कर लेंगे. चल स्टार्ट करें. 8 जनवरी 2014, 8 जनवरी. एंड फर्स्ट एक चीज क्लियर रखना कि जरूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो तो वो फर्स्ट डेट से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. वो कोई भी डेट से आ सकता है ना. जब ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन का भी प्रैक्टिकल एकदम, मे बी उस टाइम पे छुट्टी पे गया हो, कुछ नहीं हुआ है ना. चल जनवरी 8 जनवरी परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम सरिता ऑन क्रेडिट. यहां पर क्या हुआ है? परचेज किया है, लेकिन कैसे? क्रेडिट परचेज किया हुआ है. क्लियर? कैसे परचेज किया है? क्रेडिट परचेज किया है. हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम परचेज करते हैं कोई गुड्स, तो हमारे पास गुड्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है. मींस गुड्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. अब आपने यहाँ पर जो जिनसे भी गुड्स लिए थे वो कैसे लिए थे? क्रेडिट पे थे गुड्स. इन शॉर्ट अब आपको उसको क्या फ्यूचर में चुकाना होगा पैसा इसका, तो ये क्या हो गया? आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई. क्लियर? ये हमने इससे पहले वाले स्टेटमेंट में देख चुके हैं किस तरीके से आता है. अभी क्या करें इसकी जर्नल एंट्री, तो क्या आएगी? परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 फ्रॉम सरिता ऑन क्रेडिट. इसकी एंट्री क्या आएगी? ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट. इसी तरीके से आप भी बनाएंगे जर्नल ऑफ सुप्रिया. ओनर का नेम ही ऊपर आएगा, आइदर ओनर का नाम है जो वो, अदरवाइज उसने जो फर्म का नाम दिया है वो नाम यहां पर आएगा. क्लियर? डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो जब हमने एलएफ की तरफ डिनोट करते हैं, डेबिट क्रेडिट आप पूरा लिखना एंड अमाउंट जरूर लिखना और स्पेसिफाई करिए हमारे रुपये का जो साइन है वो किस तरीके से आएगा. 2014 जनवरी 8 परचेज अकाउंट डेबिट टू सरिता अकाउंट. ये टू सरिता जो आ गया यहाँ पे, ये इस तरीके से नहीं आएगा. मींस आपको यहाँ पर जो बताया गया है ऐसा नहीं आएगा. हमने पढ़ा था कि टू जब भी आएगा तो फर्स्ट सेंटेंस से थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट होके आता है. इसकी एंट्री किस तरह से आएगी? चलिए देख लेते हैं कैसे आएगी. परचेज अकाउंट डेबिट टू सरिताज. मैंने बताया था आप कैसे लिखेंगे? टू सरिताज अकाउंट. कितने का लिया था गुड्स उन्होंने? 5,000 का. कितने का आया था? 5,000. देन क्रेडिट में भी कितना आएगा? 5,000. क्लियर? आपका कुछ फॉर्मेट इसी तरीके से बनता है. फॉर्मेट कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है ना. एक लेजर फोलियो, यहां पर हमारी डेट आ जाती है ना. यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी डेट. डेट क्या थी? जनवरी 8 2014. कुछ इस तरीके से दिखता. देन यहां पर क्या आ जाता? नरेशन. क्या लिखते हैं? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सरिता ऑन क्रेडिट. इस तरीके से क्या आएगी आपकी नरेशन. नरेशन जब आ गई है तो आप क्या करेंगे? इसे क्लोज मींस हमने बताया था हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे.
मींस यहां पर आपका ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्रेडिट इस तरीके से लिखा है, आप थोड़ा सा राइट साइड से इसको शिफ्ट करेंगे, है ना, जैसे हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग की जाती है बस उसी तरीके से इसको लिखा जाता है। क्लियर? चलिए यहां पे देखें, इस तरीके से दिया है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सरिता। क्लियर? कितना था? 5000 डेबिट क्रेडिट सेम। नरेशन आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बस याद रखना कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, January 12, Neha purchased goods worth ₹4,000 from Supriya on credit. अब यहाँ पर आप समझने से बात है, क्या बता रहे हैं? यहाँ पर नेहा है जिसने गुड्स परचेज किया, कितना? 4,000 का। किससे? सुप्रिया से, क्रेडिट में। अब एक बार थोड़ा सा ऊपर जाइए, देखिए कि आप बुक्स किसकी मेंटेन कर रहे हैं? सुप्रिया की। तो आप तो सुप्रिया के साइड से, और नेहा ने सुप्रिया से परचेज किया है, तो मतलब सुप्रिया ने क्या किया होगा? जल्दी से बताइए। तो सुप्रिया ने क्या किया होगा? सेल्स किया होगा। सीधी सी बात है, क्या किया होगा? सेल्स। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन में? नेहा ने परचेज किससे किया? सुप्रिया से। और हम किसकी साइड है? सुप्रिया की साइड। तो इन शॉर्ट करेंगे, सुप्रिया ने बेचा किसको? नेहा को। थोड़ा सा ट्विस्ट आया है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विस्ट आया। इन शॉर्ट सुप्रिया ने कैसा सेल्स किया है? कैसा सेल्स है वो? क्रेडिट सेल्स किया है। किसके साथ? नेहा के साथ क्रेडिट सेल्स, मींस क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन किया है। क्लियर? सेंटेंस को समझिए। अब पता चला कि क्यों ओनर का नाम स्पेसिफाई करते हैं। हमें ओनर का नाम अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि कहां पर परचेज हुआ है या सेल्स, है ना। मैं तो परचेज के नाम से डायरेक्ट परचेज की एंट्री लिख देते हैं, है ना। चलिए, देन किस तरीके से आएगी इसकी एंट्री? सेम, हमने गुड्स दे दिए, हमारे पास से गुड्स गए, तो गुड्स क्या हो गए? डिक्रीज, जितना स्टॉक था उसमें से कुछ कम हो गया, और एक मेरा डेटर बढ़ गया, इन फ्यूचर वो मुझे पैसा देगा, डेटर बढ़ गया। एसेट इंक्रीज किधर आती है? डेबिट में। एसेट डिक्रीज किधर आती है? क्रेडिट में। क्या आएगा? नेहास अकाउंट, जनवरी 12 नेहास अकाउंट डेबिट कितना था? 4,000 रुपीज का। टू सेल्स अकाउंट, मैंने क्या किया? सेल्स ही किया है, कितना आएगा? 4,000 रुपीज। एंड नरेशन ऑब्वियसली आएगी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नेहा। क्लियर? पूरा स्टेटमेंट आपका आना चाहिए, आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। आपको वापस से ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ओन वर्ड्स में लिखिए कि डायरेक्ट नरेशन पढ़ो, उससे मुझे पता चल जाए कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नेहा। नेहा को क्रेडिट पे मैंने गुड्स सेल किए। कब किए थे? 12 जनवरी को। कितने के? 4,000 रुपीज के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, January 18, receive a check from Neha in full settlement of her account 3,850। ये अमाउंट देखना, 3,850, डिस्काउंट अलाउड टू हर 150। सर ये डिस्काउंट अलाउड एकदम से कहां से आ गया? बता देना। पहले नेहा का जो ट्रांजैक्शन है, नेहा ने जो ट्रांजैक्शन किया, क्या हमने पहले किया है? देखो ऊपर, हाँ हमने ऑलरेडी नेहा के साथ एक ट्रांजैक्शन किया था। कौन सा? हमने उससे सेल किए थे, कितने? 4,000 के गुड्स सेल किए थे। अब आपको क्लियर पता चल गया कि 4,000 के गुड्स थे। नेक्स्ट आप उसमें से फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी याद रखना, ये फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब कि भाई उसने पूरा पैसा दे दिया। पूरा मींस जितना भी पैसा दिया है ना, बस वो खत्म, वहां पर उसका ट्रांजैक्शन हो गया, फुल सेटलमेंट। अब इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग वो कोई बात नहीं करेगी, या इससे लेना देना कुछ नहीं। अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा कुछ दूसरा, और दूसरे बात करने की। हम होता है ना, कभी कभार किसी से पैसे लेने या देने होते, ले भाई इतना बस अब खत्म कर, ये छोड़ चलो, बाकी के जान दे, चलेगा। इस तरीके से ही होता है। तो ये भी है, जब भी फुल सेटलमेंट आए, मींस आप समझ जाओ कि अब जो ये 12 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो खत्म हो गया। फुल सेटलमेंट कर दिया उसने कि बस इतना दे दिया, अब और नहीं मिल पाएगा या नहीं दे पाएंगे। कितना दिया है उसने पैसा? चेक मिला है किसको? हमको चेक मिला है, हमको मींस हम सुप्रिया का काम कर रहे हैं। चेक मिला है, कितना मिला? 3,850 का क्या मिला है? चेक मिला है। कितना था टोटल हमको सुप्रिया नेहा के पास से लेना था? 4,000 रुपीज। दिया कितना? 385।
0। तो इन शॉर्ट उसने डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ उस पे, मींस हमने तो उसको डिस्काउंट दे दिया ना, एक तरह से तो यही लगेगा, भले उसने हमको इतना दे दिया, हम क्या कंसीडर करेंगे कि 150 ऐसे क्या था, डिस्काउंट अलाउड टू हर। एंट्री आएगी, प्रॉपर आएगी। इस तरीके से हमें क्या दिया गया था, चेक दिया था। चेक आप कहां पे देंगे, बैंक में ही देंगे, क्लियर। तो बैंक आएगा, बैंक में जाएगा तो पैसा एसेट, बैंक में क्या है, एसेट साइड पे आता है। बैंक में चेक गया, बैंक में जो अमाउंट है बढ़ जाएगी, जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, मींस एसेट इंक्रीज। एसेट इंक्रीज तो किधर आती है, डेबिट में आएगी, डेबिट में। डिस्काउंट अकाउंट ऑलवेज जब भी अलाउ होता है वो किधर आता है, डेबिट में ही आता है, क्लियर। एंड किसने पैसा दिया आपको, आपके डेटर ने दे दिया। अब जब डेटर से पैसा लेना था तब एसेट इंक्रीज हो गया, अब उसने पैसा दे दिया, मींस आप फिर से किधर आ गए, 0 पे आ गए। डिक्रीज हो गया, अब आपको कोई पैसा लेना नहीं है, उसने दे दिया, अब लेना है पैसा कोई नहीं, तो अब एस जो आपके डेटर्स थे वो क्या हो गए, 0। एसेट डिक्रीज हो गई, और जब भी एसेट डिक्रीज होती है किस में आती है एंट्री, उसकी क्रेडिट पे आती है, क्लियर, समझ में आ रहा है। देन नरेशन लिखेंगे, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम नेहा एंड डिस्काउंट अलाउड, मींस उससे हमने पैसा लिया और उसको कुछ डिस्काउंट दिया, कितने का, 150 का डिस्काउंट दिया। जितनी भी चीज आप लिख रहे ट्रांजैक्शन में वो नरेशन में इंक्लूड करना ही होगा, क्लियर। चलो देन 20 जनवरी पेमेंट मेड टू सरिता 4900, डिस्काउंट अलाउड हिम 100। अब देखिए सरिता के रिगार्डिंग हमें पेमेंट बताया गया है, तो पहले देखिए कि हमने किया क्या था, ऐसा जो हमको पेमेंट देना पड़ रहा है। आ जाइए कहां पर है, सरिता के रिगार्डिंग कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है, हाँ फर्स्ट 8 जनवरी को यहाँ पे ट्रांजैक्शन है कि हमने सरिता के पास से क्रेडिट में परचेज किए थे गुड्स, वो भी कितने के, 5000 के, जिसमें से हम उसे कितना पेमेंट दे रहे हैं, हम 4900 का पेमेंट दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, यहां पर सेंटेंस को समझना, अलाउड बाय हिम बोला है, उसने मुझे डिस्काउंट अलाउ किया, तो मेरे लिए तो डिस्काउंट रिसीवेबल हुआ ना, मेरे लिए क्या हुआ, मुझे रिसीव किया, मुझे मिला कितना, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। अलाउ करना मतलब देना, यहां मैंने दिया है नहीं, उसने मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है, क्लियर। सेंटेंस को समझिए आप, कितना बता रहे, 4900 का। इसकी इफेक्ट आएगी किस तरीके से, जनवरी 20 सरिता's अकाउंट, सरिता को कितने पैसे देने थे, 5000 देने थे, आपके पास से कितने गए, कितने गए जी, मेरे पास से तो कैश कितना गया, 4900 का गया, और उसमें से मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, आपको डिस्काउंट कितना का मिला, 100 रुपीस का मिला, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर। देखो डिस्काउंट अलाउड और ये रिसीव, अलाउड एंड रिसीव में यही फर्क होता है, क्लियर। कहां पर आपने अलाउ किया, कहां पर आपको रिसीव हुआ, ये ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, अलाउ रिसीव, क्लियर। इतने का ही ट्रांजैक्शन आपने किया, आपको इतना तो डिस्काउंट मिल गया। अमाउंट वापस से कैसे हो रही है, टैली हो रही है, दोनों टैली ही होनी चाहिए। चले आगे, देन जनवरी 22 परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, कैश में मैंने परचेज किया है क्या, गुड्स, कैसे 10,000 का गुड्स है, कैसे कैश में परचेज किया है, तो मींस मेरे जो परचेज है, मेरे गुड्स है वो तो बढ़ गए, लेकिन जो मेरा कैश है वो कम हो गया। दोनों आते किस में है, एसेट में, एसेट साइड पे आते हैं, दोनों आते किसमें, कौन सा अकाउंट में, एसेट में। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज मींस डेबिट, डिक्रीज मींस क्रेडिट, क्लियर है। ये तो बेसिक्स है, अभी तक इतने सम कर चुके हम, तो आ गया होगा आपको भी। चलो क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, नरेशन आएगा गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स
परचेज फॉर कैश। क्लियर? नेक्स्ट पे चले, क्या बताया गया है? जनवरी 24 गुड्स सोल्ड टू कविता फॉर ₹15,000। यहां पर देखिए कि हमने जो गुड्स सोल्ड किया है किसे? कविता को। ये हमारे लिए कौन है? हमारे डेटर, क्योंकि हमने बेचा है इनको। कविता कितना का? 15,000 का गुड्स दिया है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट एट द 20% इज अलाउड टू हर। मींस उसकी वैल्यू कितनी थी? मींस जो हमने सेल किया उसकी मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू आप बोलो, ठीक है, कॉस्ट कितनी थी? 15,000 रुपीज थी। बट हमने जब उसे कितने ट्रेड डिस्काउंट हमने उसको दिया है, अलाउ किया, और हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट जब भी आए मींस क्या होता है? जो आपको वैल्यू दी गई है उसमें से वो डिडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिडक्ट मींस लेस। ट्रेड कितना? 20% था, तो लेस करेंगे कितना? 20%। कितना करेंगे? 20%। 15,000 का 20% कितना होता है? 3,000। कैलसी में करिएगा आप लोग, कितना होता है? 3,000। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज लेस ही होता है। कितना आ जाएगा ये? 12,000। मींस हमने कविता को कितने का गुड्स बेचा और हमको कितना मिलेगा? 15,000 का नहीं, उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था। एंट्री कितने की आएगी? 12,000 की। क्लियर? कितने की आएगी? 12,000 की। क्यों 12,000 की आएगी? क्योंकि हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। किस पे? 15,000 पे। क्लियर? देखिए जर्नल एंट्री में इस तरह की जर्नल एंट्री आएगी। मेन कविता's अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स किया था मैंने टू 12,000। एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ट्रेड डिस्काउंट किया है, आपने ट्रेड डिस्काउंट का जो 3,000 था वो क्यों मेंशन नहीं किया? क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन में पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट जरूर होता है ट्रांजैक्शन में से, लेकिन जर्नल में उसे कहीं पर भी, जर्नल में या कहीं और भी उसे स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, मींस उसको लिखा नहीं जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही ऐसा है जो मेंशन नहीं किया जाता। स्टेटमेंट नरेशन लिखेंगे, गुड सोल्ड टू कविता ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। क्लियर? इस तरीके से लिखना ताकि आप कोई बुक्स देखे भी, अरे मैंने सिर्फ 12,000 में कैसे बेचा जबकि प्रोडक्ट वैल्यू तो 15,000 थी, क्या मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया था? नहीं। तब आप नरेशन देखेंगे तब पता चलेगा कि वैल्यू 15,000 थी, उस वक्त मैंने सिर्फ 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, इसीलिए कितने में सेल हुआ? 12,000। नरेशन की देखिए वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इससे आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि कहां पर कैसा ट्रांजैक्शन हुआ है। देन 29 जनवरी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कविता बाय चेक। स्टेटमेंट को एकदम देखिए, क्या बताया जा रहा था आपको कि आपने पेमेंट रिसीव किया है, मींस आपके पास तो क्या हो गया? कैश आ रहा है। कैसे आ रहा है? कैश कौन से वे में आ रहा है? चेक में आ रहा है। चेक आप कहां इन्वेस्ट करते हैं, मींस कहां पर डिपॉजिट करेंगे? बैंक में। सीधी सी बात है, चेक किस में जाएगा? बैंक। कभी भी चेक का नाम है ना तो समझ जाए डायरेक्ट बात किसकी होगी? बैंक की ही होगी। क्लियर? पेमेंट हमने रिसीव किया है। क्या किया है? रिसीव मींस पैसा आ रहा है किसके पास से? कविता के पास से, लेकिन अमाउंट तो दी नहीं है। तो इससे पहले वाला ट्रांजैक्शन देखो कितना था? ये ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें हमने उसे गुड्स 15,000 का था, 20% डिडक्ट करके बोला तो कितने का हुआ था? सोल्ड टोटल 12,000 का किया था। याद आ रहा है ना? अब भी हमने किया है। कितने का हुआ था? 12,000 का। अब यहाँ पे क्या है? उसने पेमेंट दे दिया है हमें। क्या ऐसा कुछ बोला है कि हाफ दिया, कुछ डिडक्ट किया या डिस्काउंट? नहीं, कुछ नहीं बोला है। तो मींस उसने पेमेंट भी कितना दिया होगा? पूरा ही दिया है। कुछ आपको बता रहे हैं यहाँ पे ऐसा कि नहीं उसने पेमेंट थोड़ा कम किया है, ऐसा कुछ ऐसा बताया गया है क्या यहाँ पे? देखो नहीं, तो मतलब जितना पेमेंट था एज इट इज उतना ही लिखा जाएगा। एंट्री क्या देंगे आप? बैंक चेक आ रहा है मींस बैंक
कौन दे रहा है? अब आपका जो डेटर्स था वो भी कम हो गए, डेटर्स डिक्रीज किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा। किस में आएंगे? क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू कविता's अकाउंट 12,000। क्लियर? क्या आएगा? नरेशन लिखेंगे, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कविता बाय चेक। क्लियर? यहां पर देखो आपके ट्रांजैक्शन पूरे कंप्लीट हो गए। हाँ, पूरे कंप्लीट हो गए। तो अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट आपका रूल क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन से, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वहां से आप इन सबका टोटल करते जाएंगे, सभी का, डेबिट का या क्रेडिट का। याद रखना, डेबिट और क्रेडिट दो में से किसी का भी एक कर दो, आंसर सेम ही आना चाहिए। लेकिन ये भी कब? जब आपके दोनों वैल्यू आपने सेम सब में पुट ऑन की होगी तभी सेम आएगा। क्लियर? ये तभी आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मींस आपने कहीं तो गलत किया है। डेबिट क्रेडिट ऑलवेज सेम आना चाहिए। क्लियर? जैसे ही आपका सेम आ जाएगा, आपका यहां पर ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट कौन सा बताया गया हमको? एडजस्टिंग एंट्रीज। हमारा इलस्ट्रेशन सबको समझ में आया? एक बार रिवाइज करना, बहुत इजीली आ जाएगा। चलिए, एडजस्टिंग एंट्रीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टू सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू। मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, मैचिंग कॉस्ट जो है इसके रिगार्डिंग भी हमने पढ़ा हुआ था। मैच करते हैं, कंपेयर करा जाता है। टू सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, amount of every expense and revenue should pertain to the period for which account are being prepared. Clear सी बात है। Thus there can be two situation, mainly कितनी होती है? दो सिचुएशन होती है। कौन सी? ये दो सिचुएशन आपको दी गई है। Amount has been received or paid which belongs to more than one's accounting year। जैसे एक से ज्यादा होता है कि आपने अमाउंट रिसीव किया है या दिया है। सेकंड क्या हो सकता है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और ऑफ रेवेन्यू फॉर द करंट ईयर स्टैंड्स ड्यू एंड नॉट पेड। या तो ऐसा है कि आपको कोई एक्सपेंस है, मींस आपको कुछ खर्चा करना है या देना था, या कहीं से पैसा मिलने वाला था, कब? करंट ईयर में, लेकिन आपने अभी तक ना ही उसे कुछ दिया नहीं है। अभी तक दिया नहीं है। दो सिनेरियो है जहां पर आपको एडवांस में आप दे चुके हैं और एक साइड पे मिला ही नहीं है। कब? करंट ईयर का ही आपको अभी तक मिला नहीं। क्लियर? नॉर्मल सा है। अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और पेड व्हिच बिलोंग्स टू मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मोर देन अकाउंटिंग, हमारा जो करंट अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, मींस आपने यहाँ पे कैसे ट्रांजैक्शन जो भी कैसे एडवांस में कर दिए। क्लियर? यहाँ पर क्या बता रहे हो? ए वाले में क्या आपने ट्रांजैक्शन एडवांस में कर दिए, पहले एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा हो गए। नेक्स्ट वाले में क्या बता रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन करंट ईयर में होने चाहिए थे, क्लियर, जो होने चाहिए थे, मींस जो एक्सपेंस था और जो रेवेन्यू था उसके रिगार्डिंग जो होने चाहिए थे उसका पेमेंट नहीं हुआ है। या तो पेमेंट आपने एक्सपेंस जो किसी को किया नहीं है, और उनके सामने से जो आपको रेवेन्यू मिलने वाला था वो भी करंट ईयर में हुआ नहीं है। क्लियर? एक में हो चुका है, सेकंड वाले पोर्शन में दिखा रहे कि अभी तक हुआ नहीं है, करंट ईयर में नहीं हुआ है। देन इन द अबव टू केस एडजस्टमेंट नीड्स टू बी एनी जर्नल एंट्री मेड टू एडजस्ट these amounts is called adjusting journal entries। क्लियर? यहाँ पर आपको एक लाइन में बता दिया है कि ऐसी जो एंट्री जो इनको एडजस्ट करती है उन्हें क्या बताया जाता है? एडजस्टिंग जनरल एंट्री। देखेंगे हम लोग एडजस्टिंग जनरल एंट्री किस तरीके से वर्क करती है, वो भी देखेंगे। जर्नल एंट्री मेड टू एडजस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सच एज रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस such as insurance premium paid in advance, accrued income such as rent, means income has become due but not received, and income received in advance such as commission has been received thought not yet due to example of adjusting journal entries। ये सारे जो भी आपको बताया जा रहा है ये सब क्या है?
एग्जिस्टिंग जर्नल के कुछ एग्जांपल्स बताए, जिसमें क्या है, जर्नल एंट्री बताइए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, कैसा आउटस्टैंडिंग करना बाकी है, होता नहीं कि हमको इस चीज में खर्चा करना है, किया नहीं है, करने वाले हो, दैट्स इट, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। देन रेंट आउटस्टैंडिंग, क्लियर, सब में यही आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस मींस ऐसा एक्सपेंस जो आपने ऑलरेडी कर चुके, प्रीपेड बोलते हैं ना, हमने सीन में भी आता है प्रीपेड पोस्टपेड, क्लियर, पहले से कर देते हैं हम लोग, रिचार्ज पहले कराते हैं, बाद में यूज करने मिलता है। प्रीपेड आप एडवांस में उसके लिए कर देते हो, ये कैसा है, प्रीपेड एक्सपेंस मींस पहले आपने एक्सपेंस किया, देन आपको उसकी सर्विस मिलेगी, क्लियर। एग्जांपल के तौर पर अगर देखो तो हम जो नेटवर्क है मींस हम जो डेटा पैक कराते हैं, पहले आप रिचार्ज कराएंगे, देन आपको सर्विस मिलेगी। इफ अगर एक दिन में उनका खत्म हो गया, अब आपको एक्स्ट्रा देंगे, खत्म, पहले आप डेटा रिचार्ज कराओ, देन प्रीपेड एक्सपेंस होता है हमारा वो। सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम, सेम, आप इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे एडवांस में पे करते हो, कि फ्यूचर में कुछ ना उसके लिए अभी से पे करते हैं, एडवांस पेमेंट है। एक्रूड इनकम मिली नहीं है, मिलने वाली है। सच एज सेम रेंट भी ऐसे ही करो, इसलिए उसको क्या किया है, एक्रूड रेंट करके हिसाब से बताया जा रहा है कि इनकम हुई लेकिन मिली नहीं अभी तक, बट बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सीधी सी बात है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ में होता है कि आपको एडवांस इनकम मिल जाती है। कौन से केस में ऐसा होता है, जब भी कहां पे कमीशन का आता है ना, बहुत सी जगह पे कमीशन का आता है। सपोज कोई एक प्लॉट है या कोई दुकान इसको सेल कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अरे यार मेरी दुकान बिकवानी है, तो कोई हो तो बताना, मैं तो कुछ % कमीशन दे दूंगा, या एक काम करना तुम कस्टमर लेके आना, तब मैं उसमें कमीशन दे दूंगा। सिर्फ काम क्या है, कस्टमर लेके आया, उसको उसका कुछ कमीशन मिल गया, कैसा, एडवांस। दुकान बिके या नहीं बिके, बिकने से पहले ही उससे उसका कुछ कमीशन मिल गया। सेम कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारे कैसे एडवांस में आपको मिलते हैं, है ना। नॉट येट डू एग्जांपल्स, किसके, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री के कुछ क्या है, एग्जांपल्स है। फॉलोइंग आर द आइटम्स फॉर व्हिच एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अब आपको यहाँ पर डिटेल में बताएंगे कि हमने जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो क्या है, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज के जो एग्जांपल है मींस जो इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। अब इनको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फर्स्ट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एन एक्सपेंस ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड शुड बी डेबिटेड। ये तो क्लियर से हमें पता है कि एक्सपेंस ऑफ, अगर जो भी एक्सपेंस है कब का बता दिया गया यहाँ पे, करंट अकाउंटिंग पीरियड का, तो उसे क्या किया जाएगा, डेबिट। एज इंक्रीज इन एक्सपेंस इट इज टू बी डेबिटेड। ये हमारा रूल है, ये रूल तो अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए था। ये हमारा रूल था कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा वो किधर आता है, डेबिट में आता है। इट इज इमीडिएटली वेदर इट इज पेड इन दैट अकाउंटिंग पीरियड और नॉट। क्या बता रहे हैं कि आइदर वो पे उस टाइम पे हुआ है या नहीं, या फ्यूचर में होगा। हम किसमें लिखते हैं उसे, डेबिट में ही लिखा जाता है। In case the sum expenses is not paid during the year, clear, उस टाइम पे क्या होता है कि आप कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो पर्टिकुलर वो टाइम पे आप पे नहीं करते हो, then it becomes outstanding। तब ऐसे एक्सपेंस को क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है। For that particular year, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। It is the liability of a business for that year and thus expense outstanding amount will be credited. That will be credited because liability are credited for increase। फिर ये हमने पढ़ा था, हमारा स्टेटमेंट है, क्यों इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि अपने ऐसे एक्सपेंस, ये समझिए फिर से, एक्सपेंस के रिगार्डिंग क्या बोल रहे हैं, बिजनेस में सर्टेन बहुत से ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम एट ए टाइम नहीं दे पाते, उसको कुछ टाइम के बाद हम देते हैं कि चलो पैसा आ जाएगा, या बाद में अभी का खर्चा है इन फ्यूचर में दे देंगे, बाद में दोगे आप। तो वैसे एक्सपेंस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग मींस आपने वो चीज यूज तो कर ली, आप क्या बोलते हैं, मैं बाद में तुझे इसका पैसा दूंगा। कोई खर्चा होता है ना, सपोज एक एग्जांपल दिया जाए तो कोई भी कंपनी में कुछ भी काम कराते हैं, सपोज कुछ रिपेयरिंग का काम करा रही है, क्लियर, कुछ रिपेयरिंग का मींस वॉल दरार आ गई थी या इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम था,
ये हमने काम कराया, अभी क्या स्टिल मेरे लिए वो एक्सपेंस है। मेरा बिजनेस सिर्फ इलेक्ट्रिक वायरिंग का नहीं है, दूसरा एक बिजनेस है, लेकिन हर कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग वायरिंग तो होती है। अब अगर उसके अंदर सपोज कुछ चेंजेस करने या वायर खराब हो गई है तो वो चेंज करनी है, मैं मेरे लिए क्या हुआ एक्सपेंस। मैं उसको बोलूंगा पैसा तुझे बाद में देता हूं, अभी नहीं बाद में दूंगा। कैसा ये आउटस्टैंडिंग है, अभी नहीं दे रहा हूं बाद में दे रहा हूं, मतलब जो करंट ईयर है पर्टिकुलर उसमें तो उसे पैसा नहीं दे रहा हूं बाद में दूंगा। तो ये मेरे लिए क्या हुई लायबिलिटी, मुझे फ्यूचर में उसे पैसा तो देना ही है। हमें पता है कि उसका मतलब क्या होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी पहले मेरी क्या थी जीरो, मुझे किसी को कोई पैसा देना नहीं था, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा एक्सपेंस कराया, मेरा एक्सपेंस हुआ, काम कराया, और जिसका पैसा मैंने अभी नहीं दिया है बाद में दूंगा। मींस मेरी लायबिलिटी अब तो बढ़ गई, एक जन आ गया, एक पर्सन आ गया कि जिससे मुझे पैसा देना है, लायबिलिटी बढ़ गई। एज पर अवर रूल जब जब लायबिलिटी बढ़ती है कौन से साइड में आती है, क्रेडिट साइड में आती है। कहां पर आती है, क्रेडिट साइड पे। क्लियर, बेसिकली एकदम इतना सही पोर्शन है, आपको मेन लाइन यही बताई गई है। और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग विल बी क्रेडिटेड। आप बोलोगे कैसे क्रेडिट हुआ, तो यहीं पर आपको बताया गया है क्यों, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी इसीलिए क्रेडिट हो गया। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी क्या आपका लायबिलिटी ही हुई। चलिए अब इसका क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आएगा। मैंने आपको दिया एक प्लस, एक और समझ लेते हैं। जैसे इफ सैलरी आर आउटस्टैंडिंग फॉर ₹5,000, कैसे है आउटस्टैंडिंग है, दी नहीं है देनी है। क्लियर, दी नहीं है देनी है फॉर ₹5,000 फॉर दिसंबर 2014। ठीक है, दिसंबर में से 14 की बात कर रहे हैं। देन द सैलरी विल बी मेड एज अलाउड, एज मेड अलाउड। अब इसकी एंट्री करनी है, आपको बता दिया कि सैलरी कैसी है आउटस्टैंडिंग है, दी नहीं है देनी है। देन 2014 दिसंबर 13 31 मिसिंग होगा, हम लिख देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ ही दी जाती है बहुत से जगह पे। क्या आएगा, सैलरी अकाउंट। क्या अब क्या देना था, सैलरी अकाउंट देनी थी, लेकिन बाकी है लायबिलिटी बढ़ गई है, क्रेडिट में आएगा। टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, बाकी है ना, क्या बाकी है, सैलरी अकाउंट में से क्या चीज है, सैलरी देना बाकी है। कितना, 5,000। कितना देना था, 5,000 देना था, बाकी भी कितना है 5,000 ही है। क्लियर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट 5,000। नरेशन लिखेंगे, सैलरीज रिमेनिंग अनपेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। क्लियर, मैंने सैलरी आप जहां पे भी देखोगे ना अब नेक्स्ट टाइम की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आपको ही पता चल जाए, अच्छा सैलरी आउटस्टैंडिंग कब आता है, आउटस्टैंडिंग तब आता है जब आपने पे किया नहीं है, अभी तक पे किया नहीं है, करना है। क्लियर, किया नहीं है करना है, अनपेड देना तो पड़ेगा ना सैलरी, इसलिए अभी नहीं दिया है बाद में देंगे, तो उस बाद में जो देंगे उससे क्या आता है आउटस्टैंडिंग। डायरेक्ट देख के पता चल जाए, अरे अच्छा मैंने तो सैलरी दी नहीं है इसीलिए मैंने आउटस्टैंडिंग लिखा है ना। जैसे दे दूंगा तो मैं सैलरी अकाउंट टू कैश लिख दूंगा क्योंकि मैं तो कैश में दूंगा पैसे। चलिए नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने अभी बात करी, प्रीपेड एक्सपेंस मींस ऐसे एक्सपेंस जिसके लिए हमने एडवांस पेमेंट कर चुके उसके लिए, है ना, एडवांस में हो चुका है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको रिचार्ज का बताया था। सेम दूसरा देखते हैं, दिस इज एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर दैट हैज बीन पेड इन एडवांस। देखिए कौन से ईयर के लिए आप एक्सपेंस करते हो, नेक्स्ट ईयर के लिए, हैज बीन पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। आप उसका एडवांस जो पेमेंट है, एडवांस पेमेंट है वो कब दे देते हो, करंट ईयर में ही दे देते हो कि लो यार ये जो मेरा अकाउंट है आप करो अभी ले लो क्योंकि अगले साल आपको काम आएगा, तो उसके लिए अभी से खरीद लो। सर्टेन या कोई मशीनरी खरीदनी होती है या न्यू साल या न्यू ईयर आ रहा है तो अच्छे कोई प्रॉपर एक मशीन ले लेते हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे, इस तरीके से होता है। तो एडवांस आप सोचते हो, हर कोई फ्यूचर में एडवांस ही सोचता है। आज जो बिजनेस कर रहा है प्लस उसके वो आगे का सोचता है कि आगे हाँ ये चीज में करूंगा या ये प्रोडक्ट के साथ मुझे कुछ करना है। क्लियर, चेंजेस करते रहते हैं। तो हम नेक्स्ट ईयर के बाद में ही सोचेंगे और उसके लिए आज से एक्सपेंस करते हैं। वैसे एक्सपेंस आप एडवांस में कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप तो अभी हमारा करंट ईयर पे हो। अभी का एक्सपेंस देखो
इसके रिगार्डिंग अगर आप फ्यूचर का एक्सपेंस का सोच रहे हो और उसके लिए अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या एक्सपेंस कर रहे हो तो वो कैसा हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाएगा। देन thus in such a case this amount should not be treated as an expense for this year। सीधी सी बात है ना, जब मैंने एक्सपेंस इस साल के लिए किया ही नहीं, मैंने तो फ्यूचर में मींस जो मेरा नेक्स्ट ईयर आएगा मैंने तब के लिए एक्सपेंस किया है, तो क्या मैं उसे अभी के लिए लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जिस दिन मैं नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होंगे, हम नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग लिखेंगे, उस वक्त करंट ईयर वही होगा, तब उसका एक्सपेंस तो लिखूंगा। तो मैं दो बार एक्सपेंस क्यों लिखूं, है ना? तो जिस साल पे वो एक्सपेंस होने वाला है उसी साल एक्सपेंस लिखा जाएगा। देन it should be treated as an asset in the current year, it should be treated as an asset in the current year, clear? As the services will be received only in the next year। बहुत ही बेसिक सी बात है कि आप उसको एसेट तो है कैसे, करंट ईयर की, लेकिन उसकी सर्विस कब मिलेगी, मींस उसकी अगर बोला जाए तो उसको वो यूज कब करने वाले, इन फ्यूचर में करेंगे, तो मींस हमको उससे कोई बेनिफिट भी जो होगा वो कब मिलेगा, इन फ्यूचर में ही मिलेगा। सीधी सी बात है, जब बेनिफिट मिल रहा है तो मैं एक्सपेंस भी तभी लिखूं, अभी से क्यों अपना लॉस का जो इनकम है वो कम करके दिखा दूं। बट द पेमेंट हैज बीन मेड इन दिस ईयर, पेमेंट तो दे दिया है। As an increase in assets is debited as, क्या बताया जा रहा है, as increase in debit, increase in asset is debited, क्लियर से पता है, एसेट बढ़ेगी तब क्या होता है, डेबिट। So prepaid expense account will also be debited। क्या बता रहे हैं कि आपने प्रीपेड एक्सपेंस है तो ये भी कैसा होगा, डेबिट में ही आएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि एसेट बढ़ रही है, अपने प्रीपेड एक्सपेंस कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग आप समझिए कि कैसा होता है। मैं आपको इसके बारे में और एग्जांपल बताऊंगा अभी। जैसे इफ फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इज प्रीपेड फॉर 2015 इन 2014, मींस क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि 2014 ये आपका क्या है, करंट ईयर है, ये आपका क्या है, करंट ईयर है। क्या बोल रहे हैं कि आप 2014 में अभी है आपका करंट ईयर, और आप इंश्योरेंस प्रीमियम कब का भर रहे हैं, 2015 का, मींस ये तो आपका क्या है, नेक्स्ट ईयर है। आप नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से उसका क्या दे रहे, इंश्योरेंस भर रहे हैं, कितना, 3000 का। तो ये कैसा हुआ, एडवांस ही दे रहे ना, प्रीपेड एक्सपेंस है। आपका 2014 का अगर होता तो मैं क्या बोलता, करंट ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन ये तो कैसा है, नेक्स्ट ईयर, उसके बाद के ईयर का है, तो ये तो कैसा हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस है 3000 का। इसकी एंट्री कैसी आएगी, फर्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 3000 क्या आएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 3000, ये इधर नहीं इधर साइड पे आएगा। देन टू इंश्योरेंस किसको दिया जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम को दिया जा रहा है, कितना, 3000, क्लियर है यहाँ पे। अभी इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अभी इसी के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक मशीन है जो परचेस करनी है, मुझे परचेस करनी है, मींस एक मशीन है जो मुझे परचेस करनी है, कब के लिए, सेम मेरा ये अकाउंटिंग पीरियड यही है, मुझे 2015 में वो चाहिए। इनफैक्ट हमारे घर पे भी सपोज एग्जांपल में दूं तो हम कुछ चीजें लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं कि लाए तो उसको आज ही इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत से क्या करते हैं कि नहीं अभी नहीं, या तो नेक्स्ट मंथ पे इसको इस्तेमाल करेंगे, है ना, कोई होता है नेक्स्ट मंथ पे, या किसी का बर्थडे आता है तब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम बर्थडे पे इसको बाहर निकालेंगे या सेलिब्रेट करेंगे एंड ऑल दैट, इसको यूज करेंगे। क्लियर, इस तरीके से बहुत से इक्विपमेंट ऐसे आते हैं। देन क्या बताया गया, परचेस मशीन करेंगे कब, 2015 में मुझे करनी है, लेकिन उसके लिए पैसा तो आज से ही जोड़ूंगा मैं, मुझे 2015 में मशीन लेके आनी है, तो मेरा एक्सपेंस क्या होगा, मैं उसके लिए एक जगह देखूंगा, मींस एक प्लेस चाहिए मुझे मेरा मशीन रखने के लिए, उसको सेटअप करूंगा, प्रॉपर एकदम फॉर्म में सेटअप आएगा। उसके लिए जो जो प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, मींस जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी मैं अभी से इकट्ठा करना चालू करूंगा। आज अगर मैं उसके लिए इकट्ठा करूंगा तभी मैं 2015 जैसे आएगा इस मशीन को स्टार्ट कर पाऊंगा, तभी तो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा।
अगर उसी साल में 2015 में इसका कलेक्शन करने लगूंगा कि मशीन अब लेके आता हूँ, फिर उसके लिए एक जगह देखता हूँ, एक रूम देखता हूँ, बराबर, एक लैंड बिल्डिंग जो आएगा, फिर उसका फर्नीचर का काम कराऊंगा, तब तक तो मेरा 2015 खत्म होने आ जाएगा और मैं क्या प्रॉफिट कमा पाऊंगा। क्लियर? तो ऐसे ही ये क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस, ताकि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट हो, इसलिए मैं आज अपने करंट ईयर में फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या कर रहा हूं, एक्सपेंस कर रहा हूं। वैसा एक्सपेंस जो फ्यूचर के लिए हो उसे क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर? क्या बोला जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाएगा। देन कौन सा है, एक्रूड इनकम, हमने इसके लिए पढ़ा हुआ था। एक्रूड इनकम भी क्या थी, ऐसी इनकम जो भी मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है, अभी तक तो नहीं मिली है मुझे, है ना। बहुत से बिजनेस में ऐसा होता है यार, जनरली हमें नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी होता है, अरे तुझे उसने पैसे दे दिए, नहीं यार अभी पैसे दिए नहीं है, बोल रहा था कि बाद में देगा। नॉर्मल कन्वर्सेशन है, इस तरीके से होता है। सेम जैसा हमारे साथ है वैसा बिजनेस में भी होता है कि यार मैं उसके पास पैसे लेने गया था लेकिन अभी उसने बोला कि अभी नहीं है, बाद में मैं तेरे को कुछ टाइम में देता हूँ। तो वैसे चीज को भी आप अकाउंट में तो लिखना होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन उसने बताया है तो आपको याद रहना चाहिए कि नहीं उसने ऐसा नहीं बोला कि पैसा नहीं दूंगा, बाद में दूंगा तेरे को। तो मुझे भी ऐसा याद रहे कि हाँ अभी दिया नहीं, ये देने वाला है, मिला नहीं मुझे मिल जाएगा। कंफर्म हो गया ना कि हाँ भाई बोल रहा है कि भाई तेरे को कुछ टाइम में दे दूंगा। क्लियर सी बात है। तो कैसे आएगा, इन केस इनकम हैज बीन अर्न, आपने अर्न तो किया है बट अभी तक आपको मिला नहीं है। ज्यादातर ये चीज आपको कहां देखने मिलती है, बहुत सी बार आप जब कोई सेल करते हो ना, मोस्ट प्रोबेबली आपको तभी इनकम मिलती है। सबसे ज्यादा इनकम तभी होती है सेल के टाइम पे, आपको ज्यादा देखने मिलेगा। प्लस दूसरा क्या होता है, जब आप किसी चीज को रेंट पे देते हो, आज आप रेंट पे लैंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है जो रेंट पे दो, ऐसी चीजें जहां से आपको रिटर्न में क्या है, पैसा मिले, है ना। क्या मिले, रिटर्न में आपको पैसा मिले। जैसे रेंट हो गया, सेल्स है, रिटर्न, देन समथिंग किसी में कमीशन का भी आ जाता है पॉइंट, देन ब्रोकरेज का भी आ जाता है पॉइंट। बहुत से ऐसे आ जाते हैं जहां पर पैसा मिलने वाला होता है लेकिन मिला नहीं है, अभी तक मिलेगा बट इट इज नॉट बीन रिसीव्ड टिल नाउ, अभी तक तो नहीं मिला है, बाद में मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला है ना। इट इज एन एक्रूड इनकम। वैसे इनकम को क्या बोला जाता है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम किधर आती है, एसेट साइड पे आती है। किधर आती है, एसेट साइड पे। पहले आपकी एसेट साइड पे एक्रूड इनकम 0 थी, बाद में आपको पता चला कि पैसा भी मिला नहीं है, मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ सर्टेन कोई अमाउंट होगी, तो अब 0 से आपके वो कुछ सर्टेन अमाउंट तक चले गए। क्या हो गया, एक्रूड इनकम इंक्रीज। और एसेट जब इंक्रीज होता है किस में आता है, डेबिट साइड पे ही आता है। एसेट का फॉर्मूला ही याद रखना, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा डेबिट में आएगा, जब डिक्रीज होगा क्रेडिट में आएगा। इतना सा एसेट के लिए याद रखना, बहुत काम आएगा आपको। अब इसके रिगार्डिंग कोई एग्जांपल दिया हुआ है, रेंट है जो रिसीवेबल, मैं आपको बताया था रिसीवेबल कब आता है, रिसीवेबल कब आता है, मिला नहीं अभी तक, मिलने वाला है, तब क्या आता है रिसीवेबल। ये जो ABL है ना, इसी से पूरा गेम चलेगा। रिसीव सिर्फ रिसीव होता तो मतलब आपको मिल गया, रिसीवेबल बोला हुआ है मींस अभी तक तो नहीं मिला। रेंट इज रिसीवेबल को हटा दो तो रेंट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी हमको पता है, मींस अनपेड होता है या तो अनरिसीवेबल होगा, है ना। क्या होता है, अनपेड या अनरिसीवेबल। फॉर द मंथ दिया हुआ है नवंबर है, कितना 4000 रुपीस का रेंट है जो अभी तक आपको मिला नहीं है। अभी तक क्या है, आपको मिला नहीं है, तो क्या आएगी, एक्रूड इनकम। क्या आ जाएगा, एक्रूड इनकम दीदी, एक्रूड इनकम कितना रुपीस, 4000, कितना था 4000। क्या आपको मिला, रेंट कितना, सेम 4000 रुपीस। क्लियर, शॉर्ट सा एक नरेशन तो आएगा ही। क्या था नरेशन में, देखो, बीइंग रेंट ड्यू नॉट येट रिसीव्ड, येट मींस अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं, अभी तक तो मुझे नहीं
मिला है, रिसीव फ्रॉम दी पीरियड मींस अभी का जो टाइम पीरियड है अभी तक तो मुझे पैसा नहीं मिला। इसी तरीके से आपकी क्या आएगी, एंट्री आएगी। क्लियर? नोट आपको दे के रखी हुई है, नोट देख लेते हैं। Here rent income account has been credited for the increase to be made in the amount of rent for the period of November। क्यों क्रेडिट पे हुआ तो आपको भी पता है क्यों, क्योंकि आपकी कुछ अमाउंट क्या हुई, इंक्रीज हुई, which has to be included in the total rent income। टोटल रेंट इनकम में कुछ अमाउंट बढ़ी, इसीलिए वो किधर आया, क्रेडिट साइड पे आया। क्लियर? ये आपकी नोट है। देन अब इसी से रिगार्डिंग थोड़ा नेक्स्ट किसका है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब किसकी बात की जा रही है कि आपने कोई सर्टेन इनकम है जो क्या हुई है, रिसीव करी है आपने। क्लियर? यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको कि आपने कुछ इनकम है जो रिसीव करी है, कैसी, एडवांस में। कैसी की है, एडवांस में आपने रिसीव की हुई है। Whenever income is received in advance during the current year, यार मैं किसकी बात कर रहा है, करंट ईयर की ही बात कर रहा है, तभी मैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलूंगा क्योंकि करंट ईयर में हुआ है, या मेरे पास्ट को मैं करंट नहीं बोला जाएगा। अभी के टाइम पे क्या, करंट ईयर। तभी अगर मुझे फ्यूचर का पैसा अभी मिलता है तो मेरे लिए वो एडवांस कंसीडर होगा। क्लियर? It is received for the next year. It should not be included in the current year's income। आप उसको इनकम इस साल की तो नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि पैसा आपको किस चीज के लिए दिया था, नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, तो उसको इंक्लूड भी कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर ही कंसीडर करेंगे। As this income pertain to the next year, it cannot be treated as an income in the current year। आप उसे करंट ईयर की इनकम कंसीडर नहीं करेंगे, so it becomes a liability। क्या हुई है, लायबिलिटी। सर लायबिलिटी कैसे होगी, लायबिलिटी ऐसे हो गई कि ये पैसा तो अभी आपको अभी इस करंट ईयर मिला है। क्लियर? अभी मिला तो आपको ये कब देना था, फ्यूचर में मिलना था, तो ये आप कौन से, नेक्स्ट ईयर जब आएगा उसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, आपको तब जाना चाहिए था, है ना। अब इसी के रिगार्डिंग, एज देयर इज एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी इट शुड बी क्रेडिटेड। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है किसमें आती है, क्रेडिट साइड पे ही आती है ना। चलो देन फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इफ रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द पीरियड जनवरी एंड फरवरी, 2 मंथ बताए गए, कौन से, जनवरी एंड फरवरी 2015 इन दिसंबर, इट्स अ दिसंबर, wait, if rent is received in advance for period January and February 2015 in December। अच्छा, क्या बताया जा रहा है कि आपको पीरियड जनवरी एंड फरवरी, ये 2 पीरियड है, इन दोनों का कुछ रेंट होगा, कोई रेंट होगा, उसकी रेंट की आपको पैसे कब दे रहे हैं, एडवांस